नेहा एक बहुत ही तेज़ और होनहार लड़की थी। उसे पढ़कर कुछ हासिल करना था, पर उसके एमबीबीएस करने के दौरान ही उसके लिए शादी का रिश्ता आ जाता है और लड़के वाले उसे देखने उसके घर आते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी मनमोहन जी। और होशियार भी। एमबीबीएस कर रही है मेरी बेटी। एमबीबीएस ये कोई पार्लर का कोर्स है क्या भाई साहब? एमबीबीएस यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ मैं आंटी जी। अच्छा है, खूब पढ़ो बेटा। हमारे घर एक डॉक्टर आ जाएगी तो अच्छा ही होगा। वैसे कोई कमर दर्द की दवा हो तो बताना बेटा, बहुत दर्द रहता है। जी मैं ऑइंटमेंट लिख कर दे दूँगी आंटी जी। वैसे नेहा, हमारा अमन भी कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न से 1 नंबर का 10वीं पास है अमन। क्यों, सही कहा ना देवर जी? भाभी ये क्या कह रही हो तुम? ग्रेजुएट हूँ मैं। अरे वो तो तूने ताया जी की पहुंच का फ़ायदा उठाकर सेटिंग करवा ली थी ना कॉलेज में। वो क्या है ना नेहा, हम लोगों की पहुंच अच्छी खासी है, कई लोग जानते हैं हमें। उसी पहुंच का फ़ायदा उठाकर हमारे घर पर सब ने नकली डिग्रियां ले रखी हैं। एक डिग्री तुझे भी दिलवा देंगे। सही कहा ना माँ जी? नहीं तो क्या बहू। लड़के वालों के परिवार से मिलकर मनमोहन बहुत खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे बेटा, सीधे हैं, तुझे दबा कर नहीं रखेंगे, तो खुश रहेगी वहाँ। मेरी डिग्री कंप्लीट हो पाएगी क्या पापा? ससुराल वाले इतने कम पढ़े लिखे हैं, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी? अरे मैंने बात कर ली है, वो लोग तो चाहते ही है कि तू पढ़े। ऊपर से एक जिठानी भी है, सब काम तो वही कर लेगी, तुझ पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। उम्र रहते ही शादी करना अच्छा रहता है बेटा। और कौन तुझे पढ़ने से रोक रहा है? एक बार शादी करके घर बसा ले, फिर जितनी मर्जी पढ़। नेहा अपने पापा की बात मान लेती है और दोनों परिवारों में रिश्ता जुड़ जाता है, जिसके बाद नेहा बहू बनकर अपने नए ससुराल आ जाती है। पता नहीं कितनी देर ये सब रस्में चलेंगी, तब तक मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। नेहा अपने फ़ोन में नोट्स ओपन करके पढ़ने लगती है। तभी वहाँ स्वाति आकर उसका फ़ोन ले लेती है। तेरा फ़ोन तो दिखा नेहा। अच्छा लग रहा है, इसी से फ़ोटो लूँगी। मेरे फ़ोन से ना अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। वो भाभी, अच्छा कोई बात नहीं। किसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन नेहा के कमरे का दरवाज़ा प्रीति और रोहन खटखटाने लगते हैं। चाची हमें चाची से मिलना है, गेट खोलो ना। चाचू अपनी नई दोस्त से मिलवाओ ना मुझे भी। बच्चों की आवाज़ से नेहा की आंख खुल जाती है। ओह गॉड, अब कौन आ गया इतनी सुबह, और कितना शोर करते हैं ये लोग। बच्चे आए, नेहा मिल लो बच्चों के साथ, नई चाची हो तुम। नेहा बच्चों से मिल ही रही होती है कि तभी वहाँ स्वाति आ जाती है। अरे वाह, चाची के पास हो तुम लोग, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पता है नेहा, मुझे इनकी पढ़ाई की ना बड़ी चिंता रहती थी। अब तू ही इन दोनों को पढ़ा लेना। मैं? हाँ तो क्या दिक्कत है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, नेहा सब देख लेगी। तभी वहाँ जयंती आ जाती है। उठ गई तू? चल अच्छा हुआ, जल्दी से बाहर आ जा, तेरी मुंह दिखाई है आज। सभी औरतें आती ही होंगी। ये सब कब तक चलेगा? उफ, ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। नेहा तैयार होकर मुंह दिखाए के लिए बाहर आती है। हाय हाय जयंती, तेरी बहू को तो चश्मा लगा हुआ है, फेरे के वक्त तो नहीं लगा रखा था चश्मा इसने। अरे निर्मला, मेरी बहू डॉक्टरी कर रही है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, उसी कारण चश्मा लग गया है इसे। अरे पर आप पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अरे घर संसार संभालो, हम औरतों को तो यही कर्तव्य होता है, क्या जयंती? मुंह दिखाए पर आई सभी औरतें नेहा को पढ़ाई ना कर घर संभालने की सलाह देती है, पर नेहा को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सभी के जाने के बाद वो सीधा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम से मुझे पढ़ना है। ले तो हमने कब रोका है तुझे? जा बहू पढ़ाई कर। नेहा सीधा अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति रसोई में काम करती रहती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीतता कि जयंती नेहा के कमरे के दरवाजे से झांक कर अंदर देखती है और उसे देखकर नेहा के चेहरे का रंग उतर जाता है। जी बोलिए मम्मी जी। अरे कुछ नहीं बहू, वो अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना तेरी, बस वही देख रही थी। पढ़। कुछ देर बाद हाथ में बेलन लिए स्वाति नेहा के कमरे में आ जाती है।
ये किताब है, ये कौन सी बीमारी की फ़ोटो बनी है नेहा? ये कुछ विटामिन की कमी से होता है भाभी। अरे रे, ज़्यादा गंभीर है क्या नेहा? मेरे मामा के पैरों पर भी ना मैंने ऐसे ही दाग देखे थे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ज़रूरी नहीं, कुछ और कारण भी हो सकता है। अच्छा, बता क्या जीवन है, क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। पता है नेहा, मुझे भी ना डॉक्टर बनना था, पर देख 16 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, फिर घर, फिर बच्चे। स्वाति अपने पूरे जीवन की राम कथा नेहा को सुनाने लग जाती है। नेहा बार बार घड़ी में गुजरते समय को देखती रहती है। ऐसे तो भाभी नहीं जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। अब भाभी, आपने खाना बना लिया क्या? कहीं गैस तो ऑन नहीं छोड़ाई आप? अरे हो, चावल जल गए होंगे। तू पढ़ा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। क्या पढूं, एक पेज भी नहीं पढ़ पाई हूँ। उफ, गेट लॉक करती हूँ, अब 2 घंटे बाद ही खोलूँगी। नेहा गेट लॉक करके पढ़ने बैठती है कि टीवी की जोरों की आवाज़ उसके कमरे में आने लगती है। हे भगवान, हद हो गई सच्ची, इतने फुल साउंड में कौन टीवी देखता है? ऐसे कैसे पढ़ पाऊंगी मैं? अपने कानों में रुई डालकर नेहा पढ़ने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच जयंती उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, पर कानों में रुई होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता। नई बहू को इतना सर में काहे चढ़ाती हो भाभी? सास के एक बोली पर हम उठते बैठते थे, और ये नई बहू है कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। फ़ोन तो मिलाओ जरा। जयंती नेहा को कॉल करती है। नेहा की नज़र फ़ोन की लाइट पर पड़ती है। ओ गॉड, मम्मी जी कॉल कर रही हैं। नेहा फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अरे गेट क्यों बंद किया बहू? हमारे घर दरवाजे पर कुंडी नहीं लगती। जी वो मेरे कानों में रुई थी ना मम्मी जी, आई एम सॉरी। इसी तरह घर के हल्ले गुल्ले में किसी तरह नेहा पढ़ने की कोशिश करती है। 1 हफ्ते बाद। नई बहू कुछ काम नहीं करेगी क्या भाभी? सब आप ही करती हो। अरे उसे पढ़ना होता है ना, 1 महीने की तो बात है। मेरी भी ना एक ननद थी, काम ना करना पड़े तो बच्चे का बहाना लेकर कमरे में ही बैठी रहती थी, और फिर एक दिन फिर एक दिन क्या? अरे आपके साथ ऐसा ना हो बस भाभी, कुछ काम नहीं दुल्हन पर भी डालिए, कौन सा डॉक्टर बनकर आपको पैसे ला कर देगी। स्वाति सीधा गुस्से में नेहा के पास जाती है। प्रीति और रोहन को कब पढ़ाना शुरू करोगी तुम? वो भाभी, अच्छा तो रसोई में एक टाइम खाना बना लो। दिन भर पढ़कर बोर हो जाती होगी ना तुम, थोड़ा मन भी बदलेगा। 24 घंटे रूम में कैसे मन लगेगा, है ना? क्या खाना? मैं दोनों बच्चों को पढ़ा दूंगी भाभी, भेजिए उन्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भेज दीजिए। नेहा के कहने की देरी थी, दोनों बच्चे उसके सर पर नाचने लग जाते हैं और पिलो फाइट करने लग जाते हैं। सीता ने अपने बेटे रमन की शादी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की दिव्या से करवाई है। सीता को इस बात का बहुत घमंड है कि उसकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। अब सास का ये घमंड बरकरार रहेगा या उसका ये घमंड बहू जल्दी ही तोड़ देगी? आइए जानते हैं हम अपनी इस कहानी में। एक दिन सीता ने अपने बहू बेटे से कहा, रमन, मैं तुम दोनों की शादी की पार्टी देना चाहती हूँ। क्यों माँ, हमने शादी में तो कर दिया है इतना खर्चा, अब क्या ज़रूरत है पार्टी देने की? ज़रूरत है बेटा, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी। ठीक है माँ, आप दिखाओ सबको जिसको जो दिखाना है, मैं चलता हूँ। सीता पार्टी की तैयारी शुरू कर देती है और सारे रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों को इस पार्टी में इनवाइट करती है। और इसी बीच वो अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी जी, कल शाम को पार्टी रखी है मैंने, अपने परिवार के सभी लोगों के साथ आना है और अपनी बहू को तो ज़रूर लेकर आना। सीता, तुमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से तो करी है, फिर क्यों पार्टी दे रही हो? अरे शादी के दौरान मेरी बहू किसी से कहाँ मिल पाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छी तरह से मिल ले। वैसे भाभी, आपकी बहू कितना पढ़ी लिखी है? शायद मैट्रिक पास है ना? हाँ सीता, लेकिन तुम ये बार बार क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू सिर्फ मैट्रिक पास थी और आपने तो सारे खानदान में ढिंढोरा पीट रखा था, लेकिन मेरी बहू BA MA किए हुए है। लेकिन देखो, हम तो किसी से नहीं कहते।
आपको तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाती रहती हो ना। तो सीता, तुमने मुझे ताने देने के लिए फ़ोन किया है क्या? अरे ना ना भाभी, मैं भला आपको ताने क्यों दूंगी, मैं तो बस बता रही हूँ। लेकिन भाभी आप आना ज़रूर। चलिए फ़ोन रखती हूँ, अभी और लोगों को भी तो फ़ोन करना है। इस तरह सीता सारा दिन किसी को फ़ोन करती है तो किसी के घर जाकर उन्हें कल के फंक्शन के लिए इनवाइट करती है और शाम को अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, तुमने कल की पार्टी की सारी तैयारी कर ली है ना? कहाँ माँ जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे कपड़े पहनूं, कैसी ज्वेलरी पहनूं। आप ही कुछ बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए। अरे जो तूने शादी में पहने थे और उसके बाद भी तो कितनी सारी ड्रेस बनाई थी, उनमें से कुछ पहन ले। कम ऑन माँ जी, मैंने वो सारी ड्रेस एक एक बार पहन ली है। हाँ, तेरे लिए फंक्शन रखा है इसलिए तेरा लुक सबसे अलग और सबसे अच्छा होना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी मार्केट चलते हैं और कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं। मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी ले लेंगे। हाँ हाँ बहू, जो जी में आए ले लेना बस। सीता और दिव्या ने मार्केट जाकर जमकर शॉपिंग की और अगले दिन पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया और दिव्या सारे मेहमानों के सामने अपनी पढ़ी लिखी बहू की बहुत तारीफ करती रही। धीरे धीरे सीता के सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को पता चल गया कि उसकी बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इसी तरह पार्टी ख़त्म हो गई। तो माँ, कैसी रही पार्टी? अब तो खुश हो ना आप? पार्टी तो अच्छी रही, हाँ बहुत खुश हूँ। आखिर सबको पता चल ही गया कि मैं बहू नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हूँ। लेकिन घर पूरा खराब हो गया, काफ़ी टाइम लगेगा ठीक करने में। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। हाँ माँ, मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है, ये काम कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, सुबह कर लेंगे काम, अभी तो मैं भी थक गई हूँ। तीनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन रमन जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है और दिव्या सुबह 11 बजे तक सोती रहती है। ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? मैंने रमन को नाश्ता बना कर दे दिया, लंच भी पैक करके दे दिया, लेकिन घर इतनी बुरी हालत में पड़ा है, इसे तो मैं नहीं संभाल सकती हूँ और बहू की नींद खराब भी नहीं कर सकती। क्या करूँ अब? सीता ये सोचकर पड़ोस वाली मालती के पास गई। अरे मालती बहन, तुम्हारे घर में जो नौकरानी आती है ना, उसे मेरे घर भेज दो। क्यों सीता बहन, तुम्हें नौकरानी लगवानी है क्या अपने घर के काम के लिए? अरे नहीं बहन, बस आज के लिए चाहिए थी। वो क्या है ना, कल पार्टी थी तो घर की हालत ख़राब हो रही है बहुत, सारा घर अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। अब इस उम्र में अकेले तो इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए आप आज के लिए ना अपनी नौकरानी को भेज दो। जितने रुपए वो मांगेंगी मैं दे दूँगी। इस उम्र में भी घर का काम आपको करना पड़ रहा है। आपकी पढ़ी लिखी बहू कहाँ है? उसे उठाओ ना, वो काम करेगी। मालती की बात सुनकर सीता एकदम चुप हो गई। मालती ने फिर कहा, सीता बहन बुरा मत मानना, बहुएं पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, नखरे सभी के एक जैसे होते हैं। मेरी नौकरानी बर्तन धो रही है, आप जाइए, मैं उसे आधे घंटे में भेज देती हूँ। सीता घर आ जाती है और आधे घंटे बाद नौकरानी घर की साफ सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या सोकर उठती है। बहू, हो गई तेरी सुबह? ये कोई वक्त है क्या उठने का? माँ जी, कल की पार्टी की वजह से बहुत थकान हो गई थी। लेकिन माँ जी, घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है, किससे काम किया आपने? नहीं, मैंने नौकरानी बुला ली थी। ग्रेट, काम तो अच्छा करके गई है। माँ जी, आपने नाश्ते में कुछ बनाया है या वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? बहू, वैसे तो अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने बनाया है नाश्ता, लाती हूँ मैं। सीता अपनी बहू को नाश्ता लाकर दे देती है। दिव्या नाश्ता करके अपने झूठे बर्तन भी वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। सीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी पढ़ी लिखी बहू से कुछ नहीं कहती और अपनी बहू के झूठे बर्तन भी खुद ही धोती है। दूसरे दिन सीता के घर पर उसकी बहन आती है। अरे गीता, कैसी है तू? बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। अब ये बता, तू पार्टी में क्यों नहीं आई? सीता दीदी, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए आ नहीं सकी, पर देखिए अब आ गई ना आपसे और आपकी बहू से मिलने। वैसे कहाँ है आपकी बहू, बुलाओ तो उसे। अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ।
सीता अपने बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, दिव्या बहू, मेरी बहन तुमसे मिलने आई है, तैयार होकर आ जाओ बेटा। माँ जी, जब से शादी हुई है तब से आपके रिश्तेदारों ने जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कोई मिलने आ जाता है, कभी कोई। अरे बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो? नई नवेली दुल्हन से तो सब मिलने आते ही हैं। आप जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दिव्या गीता से मिलने चली जाती है। देख गीता, आ गई मेरी बहू। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बहू। बहुत सुंदर है बहू तो। आ बहू, मेरे साथ बैठ। दिव्या गीता के पास बैठ तो जाती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। तभी सीता बोलती है, बहू जाओ, मौसी जी के लिए चाय बना कर ले आओ। माँ जी, मैं चाय बनाऊं? और कौन बनाएगा बहू, जाओ बना कर लेकर आओ। दिव्या चाय बनाने चली तो जाती है, लेकिन उसका मुंह बन जाता है। गीता बहू का बना हुआ मुंह देख लेती है और सीता से कहती है, सीता दीदी, आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आती क्या? आती तो है, वही तो बनाती है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। इतने में दिव्या चाय लेकर आ जाती है। बहू चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती ना। माँ जी, मुझे पता नहीं किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आप खुद जाकर ले आओ ना। और हाँ माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। दिव्या की बातें सुनकर सीता को अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। गीता थोड़ी देर रुकी और अपने घर वापस जाने लगी तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। माना कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन संस्कार नहीं है। इसे थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो आपके सर पर ही नाचेगी। तुम ठीक कह रही हो गीता, मुझे इस पर लगाम कसनी होगी। अब तीसरे दिन सीता सुबह अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो देखती है कि रमन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और दिव्या आराम से सो रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। दिव्या, दिव्या जल्दी उठो। अरे माँ, क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? सोने दो ना मुझे। बहू, ये सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम है। तुम्हारा पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। जाओ, जाकर जल्दी से नाश्ता बनाओ अपने पति के लिए। माँ जी, आपने मेरी नींद इसलिए ख़राब की कि मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं? और आपका बेटा छोटा बच्चा है जो अपने आप तैयार होकर ऑफिस नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से और मुझे सोने दीजिए। सीता और दिव्या में सुबह सुबह ही लड़ाई होने लगी। रमन ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अरे माँ दिव्या, क्यों सुबह सुबह लड़ रही हो? चुप हो जाओ, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। बेटा, कब तक करेगा बाहर से नाश्ता? समझा दे अपनी बीवी को इस घर के तौर तरीके, उसे अपनाने ही पड़ेंगे। सीता और उसकी बहू में झगड़ा होना रोज़ की बात हो गई। जिस सास को अपनी बहू की पढ़ाई पर इतना घमंड था, अब वही सास अपनी बहू की पढ़ाई से सबसे ज़्यादा परेशान थी। दिव्या अपनी सास की कोई बात नहीं सुनती और ना ही घर की किसी काम में उसका हाथ बटाती।